जी, कैसे हो आप सब लोग। आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं जो आप लोगों की चेकिंग होती है उसके ऊपर। सो कि बहुत ज़्यादा आप लोगों को डाउट्स आते हैं कि मैम चेकिंग किस तरीके से होती है, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग बहुत ज़्यादा अभी अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, कुछ पॉइंट्स आप लोगों को बताऊंगी जो आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो आप लोगों को पता है 1 मंथ आपके पास है, सो इस 1 मंथ में आपको उन पॉइंट्स के ऊपर सबसे ज़्यादा काम करना है, सो दैट यू विल इम्प्रूव योर परसेंटेज फॉर योर फाइनल एग्जाम्स। ठीक है, कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको अभी इंप्रूव करोगे तो फाइनल एग्जाम्स में उनका रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। सबसे फर्स्ट थिंग, आप लोगों को अपनी हैंडराइटिंग इंप्रूव करनी है। ठीक है, अब ये चीज जो है कई सारे बच्चे जो हैं वो बोलेंगे कि मैम हैंडराइटिंग इंप्रूव करना इज नॉट पॉसिबल इन 1 मंथ, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है हम लोगों के पास। और दूसरी चीज कि हम लोग जो है वो जितना मर्जी अच्छा कर रहे हैं लेकिन राइटिंग अच्छी नहीं बनती। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बोल देती हूँ, बोर्ड ने साफ साफ एक चीज बोल दी है कि बच्चे की हैंडराइटिंग की मार्क्स जो है वो तब तक कट नहीं होंगे जब तक वो राइटिंग जो है वो रीडेबल नहीं है। ओके, आपकी हैंडराइटिंग अगर रीडेबल है तो आपकी हैंडराइटिंग में कोई खामी नहीं निकाली जाएगी, आपको मार्क्स दिए जाएंगे। आपने कुछ भी लिखा है उसको पढ़ के नंबरिंग जरूर होगी। अब यहाँ पर रीडेबल का मतलब होता है कि अगर आपने कुछ भी लिखा है लाइक को समझ आना चाहिए। अगर आपने ऐसी कुछ भाषा बना दी है, डॉक्टर वाली फील्ड की अगर राइटिंग बनाओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, इसलिए इस चीज का आपको बराबर ध्यान रखना है। अगर आपकी राइटिंग कर्सिव नहीं भी बनती, इट्स ओके, मेक इट सिंपल, बट आपको ट्राई करना है कि आपका हर फॉन्ट जो है वो समझ आना चाहिए। जैसे मैंने क्लोथ्स लिखा तो बच्चे जो है क्लोथ्स को इस तरह लिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन कई बच्चे जो हैं उसको यूं करके भी बना देंगे। ठीक है, तो आपके जब तक अल्फाबेट समझ नहीं आएंगे आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। बट अगर आपकी राइटिंग जितनी मर्जी गंदी है बट वो रीडेबल है, समझ आ रहा है कि आपने उसमें लिखा क्या है, तो ऑफकोर्स आपको मार्क्स दिए जाएंगे। सो डोंट टू वरी अबाउट दैट, ओनली रीडेबल राइटिंग की जरूरत है। ठीक है, सेकेंड थिंग आपको यहाँ पर जो मेन ध्यान रखनी है दैट इज कि आप लोगों की प्रेजेंटेशन। एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन भी पूछा था कि मैम प्रेजेंटेशन जो है वो कैसी होनी चाहिए, अगर हम बना बना कर लिख रहे हैं या फिर हम नंबरिंग वाइज लिख रहे हैं, नहीं नंबरिंग वाइज लिख रहे हैं तो क्या मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं बोलूँगी कोई प्रेजेंटेशन का इतना ज़्यादा लेना देना नहीं होता, बट आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आपकी नंबरिंग एक्यूरेट होनी चाहिए। ठीक है, लाइक दिस इज योर शीट, अगर आपकी ये शीट है और इसके अंदर आप क्वेश्चन जो है वो लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, लाइक इफ यू नो द 10th आंसर फर्स्ट, तो आपको यहाँ पर आंसर 10 करके उसका आंसर अगर आप लिख रहे हैं इट्स ओके, कोई बात नहीं, लेकिन आपको उससे पहले के आंसर्स जो हैं वो भी तो आते होंगे उसमें से कुछ। तो आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि आपको चलने के टाइम पर जो है असेंडिंग ऑर्डर वाइज ही चलना है। ठीक है, डिसेंडिंग में नहीं चलना है, उल्टे सीधे इरिटेटिंग वाले आपको नंबरिंग नहीं रखनी है, सीधी नंबरिंग रखनी है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप उसको स्किप करके अगले पे बढ़ सकते हैं, बट आपको ऐसा नहीं रखना कि आपने पहले 10 रखा, फिर उसके बाद आप 2 पर आ गए, फिर उसके बाद आप 5 पर आ गए, फिर उसके बाद आप 20 पे आए, देन उसके बाद आप 1 पे आए। ऐसी खिचड़ी नहीं पकानी। कुछ चांसेस हो सकते हैं कि आपकी 1-2 जगह पर नंबरिंग आगे पीछे हो, बट सब जगह ऐसा मत करना, क्योंकि टीचर को इरिटेट नहीं करना है। अगर टीचर इरिटेट होगा ऑफ कोर्स वो आपको मार्क्स नहीं देगा। जितना कम टाइम उसको लगेगा चेकिंग में उतना जल्दी वो आपकी शीट को चेक करके फटाफट मार्क्स देता है आपकी प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग। तो प्रेजेंटेशन आपको बिल्कुल साफ सुथरी नीट एंड क्लीन रखनी है। ओके, ये चीज़ 10th वालों को, 11th वालों को, 12th वालों को सबको ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि बेसिक थिंग होती हैं। उसके बाद थर्ड थिंग जो है वो आ जाती है, जो कि बहुत सारे बच्चे जो है मुझसे पूछते भी हैं कि मैम क्या ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है या फिर नहीं होती है। देखो, प्रेजेंटेशन का मैंने आपको बता दिया, हैंडराइटिंग का मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर बात आ जाती है जैसे डायग्रामेटिक फॉर्म होती है या फिर रफ वर्क होता है। ठीक है, रफ वर्क प्लेस होता है वो आपको साइड में करना है या फिर आपको उसके जो है मार्क्स पॉइंट्स मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, वो आपको लास्ट पेज पर करना होता है या एक्स्ट्रा शीट मिली होती है या फिर शीट है उसकी साइड में यहाँ पर जगह पर रफ वर्क करना होता है। ठीक है, एक चीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि सबसे मेन चीज और इंपॉर्टेंट चीज दैट इज, वहां पर तो आपको दिखेगा नहीं, यहीं पर लिख लेते हैं। सबसे मेन चीज और इंपॉर्टेंट चीज कि आपको क्वेश्चंस को पॉइंट फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है, पॉइंट फॉर्म में जब आप आंसर लिखोगे ना तो आपका डेफिनेटली आंसर चेक होता है। लेकिन बच्चे गलती यहाँ पर ये करते हैं कि जो क्वेश्चन उनको आता भी नहीं है उसको भी पॉइंट में बनाने लग जाते हैं कहीं से सुन के। तो आपको उनको पॉइंट्स में नहीं लिखना, उनको आपको पैराग्राफ्स में लिखना है। अगर आपको क्वेश्चन मिलता है 5 मार्क का यहाँ पर, तो 5 मार्क के अंदर आपको यहाँ पर समझ आना चाहिए कि वो क्वेश्चन आपको आता है कि नहीं। अगर वो 5 नंबर का क्वेश्चन है तो वहाँ पर 6 या 7 लाइन्स आपको भरनी है। इफ यू नो द आंसर वेरी वेल, सो आपको उसके पॉइंट्स क्रिएट करके लिखने होंगे। पॉइंट क्रिएट करोगे तो ये एक अच्छी प्रेजेंटेशन लगती है और टीचर बिना इरिटेट हुए आपके आंसर को चेक कर लेता है, क्योंकि वो रीडेबल होता है और जल्दी रीड करने में आसानी होती है। ठीक है, उसकी कंपेयरिंग अगर आप पूरा एक पेज भर के पैराग्राफ फॉर्म में लिखते हो तो पैराग्राफ में वो चीज़ पढ़ना आसान नहीं होता, वहां पर आपके मार्क्स थोड़े से कट सकते हैं। बट ये रिस्क आपको उन्हीं क्वेश्चन में लेना है जो आपको नहीं आते, क्योंकि उसमें तो हमें खिचड़ी बनानी होती है ना।
तो जो आंसर्स आपको नहीं आते उसके अंदर आप खिचड़ी पका के लिखो, तो पैराग्राफ बनाओ। जो आपको आंसर्स आते हैं उनको आप पॉइंट फॉर्म में अच्छे से लिखोगे, ठीक है। अब पॉइंट फॉर्म में प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चे ये बोलते हैं कि मैम हम बीच बीच में पॉइंट्स जो है वो भूल जाते हैं या फिर हमें ध्यान नहीं रहता कि कैसे लिखने हैं। तो उसके लिए आप एक चीज़ कर सकते हो, लाइक इफ दिस इज योर रफ शीट, ठीक है, यहाँ पर आप पॉइंट्स लगा के जो है धीरे धीरे ऐसे लिख सकते हो कि हाँ ये चीज़ मुझे जो है ये पॉइंट, आप कीवर्ड्स लिखो, वो कीवर्ड्स आपको लिखे रहेंगे तो आप बीच में आंसर्स भूलोगे नहीं, क्योंकि लॉन्ग आंसर्स भूलने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और ट्राई करना है कि पेपर में ये गलतियां बिल्कुल नहीं करनी, ओके। इन गलतियों पे थोड़ा सा ध्यान रखना और प्रैक्टिस करते रहोगे तो ऑलरेडी आप लोगों की अभी से प्रैक्टिस रहेगी तो 1 महीने बाद आपकी प्रेजेंटेशन के टाइम, जब आपका फाइनल एग्जाम लिखने का टाइम होगा, तब आपकी ये गलतियां नहीं होंगी, ओके। इस चीज़ पर थोड़ा फोकस रखो और फरवरी से, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि प्रैक्टिस टेस्ट पेपर स्टार्ट करेंगे, तो 1-2 दिन से आप लोगों की सीरीज स्टार्ट हो जाएंगी जिसमें आपको प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स की मैं रिविजन और साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताती चलूंगी। 10th 11th 12th तीनों की हम साथ साथ लेके चलेंगे, ओके। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड इफ यू कम फर्स्ट टाइम on my channel, so please make sure to subscribe the channel, like this video and share this video more and more if you think that this is an important video. Thank you so much. Bye bye.